सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। पाकिस्तान में मईशत को बेहतर करना है तो प्राइवेटाइजेशन के अमल को बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ाना पड़ेगा। और हमने देखा कि गुज़िश्ता साल भी पाकिस्तान में पाकिस्तान एयरलाइन को प्राइवेटाइज़ करने की कोशिश की गई। और एनर्जी सेक्टर में जिस तरह सर्कुलर डेट बढ़ता जा रहा है, जिस तरह खसारे बढ़ते जा रहे हैं, तो उसके बाद अब हुकूमत डिस्कोस की प्राइवेटाइजेशन की तरफ भी खासी तवज्जो देने की कोशिश कर रही है। और इस साल के आखिर तक यानी दिसंबर 2025 तक हुकूमत की जानिब से आइस्को, फेस्को, गेपको की प्राइवेटाइजेशन के अमल को मुकम्मल करने का ऐलान भी किया गया है। पावर डिवीजन की जानिब से जो मौक़िफ़ सामने आया है उसमें बताया गया है कि इन कंपनीज़ की जांच और मालियाती मनसूबाबंदी अब बिल्कुल अपने लास्ट स्टेज पर है और जल्द ही जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं उनसे इज़हार दिलचस्पी यानी EOIs को भी तलब किया जाएगा। लेकिन ज़ाहिर जब भी पाकिस्तान में प्राइवेटाइजेशन की बात होती है तो कुछ रुकावटें ज़रूर उसकी राह में हाइल होती हैं। अब यहाँ पार्लिमानी कमेटी ने इस बात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है कि हुकूमत सिर्फ बेहतर कारकर्दगी दिखाने वाली कंपनीज़ को निजकारी के लिए मुंतखब कर रही है, जिससे कमज़ोर इदारे मज़ीद मसाइल का शिकार हो सकते हैं। इजलास जो हुआ उसमें यह भी बताया गया कि कई कंपनीज़ को मुलाजमीन की कमी, शदीद कमी का सामना है, जिससे अवामी शिकायत हल करने में मुश्किलात पेश आती हैं। 80,000 असामियों में से सिर्फ 20,000 या 25,000 की भर्ती की इजाज़त है। और पाकिस्तान में बिजली की पैदावार 39,952 मेगावाट है, जिसमें से 46% क्लीन या ग्रीन तवानाई पर मुश्तमिल है। मुल्क इजाफी 7,000 से 8,000 मेगावाट बिजली पैदा कर रहा है, लेकिन इसकी मुकम्मल खपत ना होने से हुकूमत को माली नुकसान भी बर्दाश्त करना पड़ रहा है। अब इस कमेटी ने बजट 2025-26 में KP को दीगर सूबों के मुकाबले में कम तरक्याती फंड्स मिलने पर तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार किया है। तो अब जो एनर्जी सेक्टर है उसको जो इस वक्त ये मुश्किलात दरपेश हैं, उनका क्या प्राइवेटाइजेशन ही एक वाहिद हल है? प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाते हैं तो के इलेक्ट्रिक एक ऐसा इदारा है जो 20 साल पहले प्राइवेटाइज किया गया था, लेकिन ना उसकी परफॉर्मेंस बेहतर हुई, ना उसके खसारे कम हुए, ना उसका नेशनल ग्रिड पर इन्हिसार कम हुआ और ना ही उसकी सब्सिडी में कोई कमी आई है। और एक चीज़ में वो ऊपर गई है और वो है यूनिट की कॉस्ट, बिजली बनाने की कीमत और लागत जो कि मुस्तकिल बढ़ती जा रही है। तो अब इस मसले का बुनियादी हल है क्या? डॉक्टर खालिद वली साहब एनर्जी एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये आइस्को, फेस्को, गेपको की प्राइवेटाइजेशन बिल फर्ज अगर दिसंबर 2025 तक मुकम्मल हो भी जाती है तो इससे जो हमारा एनर्जी और पावर सेक्टर है उस पर से कितना बोझ कम हो जाएगा और कितना एफिशिएंट हो जाएगा ये पूरा सिस्टम? जी बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म में तो कोई एज सच इम्पैक्ट नहीं आएगा बोझ खत्म करने में, क्योंकि आपने अपने इब्तिदाइये में बताया कि ये वो वाली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं जो कि गुड परफॉर्मिंग डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं। इनके लॉसेस भी कम है, इनकी रिकवरी रेशियोज भी जो है वो ज़्यादा है। तो इन्वेस्टर्स को तो अट्रैक्ट किया जा सकता है इनको ल्यूक्रेटिव जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो है वो ऑफर करके, लेकिन शायद इससे एकदम से कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि अगर हुकूमत प्राइवेटाइजेशन के साथ साथ अपना जो मार्केट लिबरलाइजेशन का मॉडल है जो कि कंपटीशन की बात करता है, उस चीज़ की तरफ जाती है और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज एक तो प्राइवेटाइज हो रही हैं और साथ में एक एरिया में मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं जो कि एक दूसरे के साथ compete कर रही हैं। तो उस चीज को देखते हुए शायद आप इनएफिशिएंसीज को कम कर सकते हैं, क्वालिटी ऑफ सर्विस को बेहतर बना सकते हैं। और साथ में अगर टैरिफ रिफॉर्म्स भी आते हैं, अगर अभी आप मॉडल देखें डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का, तो ऐसे होता है कि जो आपकी एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं वो क्रॉस सब्सिडाइज करती हैं उनके कंज्यूमर्स उन कंपनीज को जो कि इन एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं। तो अगर उन्होंने अभी भी सब्सिडीज ही लेके काम करना है प्राइवेटाइज होने के बाद भी, तो शायद उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हुकूमत को पहले अपना टैरिफ रिफॉर्म्स लेके आने होंगे ताकि वो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो अच्छा परफॉर्म कर रही है वहां पे टैरिफ कम हो, ताकि वो अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सके। और जो दूसरी दीगर कंपनीज हैं वो थोड़ा सा ये देख के कि चूंकि कस्टमर्स दूसरी कंपनी की तरफ जा रहे हैं, वो अपनी सर्विस को बेहतर बना सके। जब तक इस तरह से इंटीग्रेटेड प्लानिंग नहीं होगी, मेरे ख्याल से सिर्फ और सिर्फ प्राइवेटाइज करना इस चीज का हल नहीं होगा कि आप इनएफिशिएंसीज को कम कर सकें। और चौथी चीज आपको ये करनी है कि किसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का मॉडल इस तरह का हो कि वो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करें। अभी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के जो TORs हैं, चूंकि वो पब्लिकली ओन्ड है, कॉर्पोरेटाइजेशन नहीं हुई भी उसमें, तो उसमें कंज्यूमर ग्रोथ पे कोई फोकस नहीं है, जिसकी वजह से आपका जो एक तो इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ उसका बड़ा वजह है कि वो बढ़ता जा रहा है, दूसरी साइड पे क्वालिटी ऑफ सर्विस के कम होने की वजह से सार्फिन जो है वो ग्रिड को छोड़ रहे हैं और वो नेट मीटरिंग की तरफ जा रहे हैं। और जैसे जैसे बैटरी की प्राइसेस कम होती जाएंगी, लोग कंप्लीटली ऑफ ग्रिड हो जाएंगे, उससे जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज का रेवेन्यू है वो कम होना शुरू हो जाएगा। तो अगर
उन ग्राउंड्स पे भी काम होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज प्राइवेटाइजेशन के बाद कंपटीशन लेके आए और वो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करें डिफरेंट पैकेजेस के थ्रू, तब जाके आपका डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर ठीक हो सकता है। और उसका एक ही हल है कि आप ना सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर के रिफॉर्म्स करें, आप ट्रांसमिशन के भी रिफॉर्म्स करें और आप जनरेशन सेक्टर के भी रिफॉर्म तो करें। खालिद साहब, ज़ाहिर है प्राइवेटाइजेशन का कोई कामयाब मॉडल पाकिस्तान की पिछली 25 या 30 साल तारीख में तो हमें नज़र नहीं आता। पीटीसीएल या के इलेक्ट्रिक, जो ये दो बड़े इदारे हैं, जब ये प्राइवेटाइज हुए, हम चूँकि एनर्जी सेक्टर की बात करें तो के इलेक्ट्रिक का जो ट्रैक रिकॉर्ड हमारे सामने है, वो आज तक सब्सिडी ले रहे हैं, आज तक नेशनल ग्रिड से उनको बिजली भी मिल रही है, आज तक उनकी सर्विसेज या मयार में वो बेहतरी वो नहीं ला सके जो कि प्राइवेटाइजेशन के बाद एक्सपेक्टेशन थी हुकूमत की या शायद आवाम की। तो जब एक नाकाम मॉडल हमारे सामने मौजूद है तो उसको सामने रखते हुए प्राइवेटाइजेशन इस वक्त डिस्कोर्स की एक बेहतर दानिशमंदाना फैसला होगा, या अभी हमें उस मॉडल को पहले बेहतर करना पड़ेगा, चूंकि उसी जैसे मॉडल की बुनियाद पे तो हम दूसरी प्राइवेटाइजेशन नहीं कर सकते। देखिए, के इलेक्ट्रिक को आपने प्राइवेटाइज किया, लेकिन वो प्राइवेटाइजेशन क्या थी? वो पब्लिक मोनोपोली का ट्रांसफॉर्मेशन था प्राइवेट मोनोपोली में। आपने के इलेक्ट्रिक को कोई कंपटीशन नहीं दिया, आपने के इलेक्ट्रिक को ये इजाजत नहीं दी कि वो नेशनल यूनिफॉर्म टैरिफ से हटके अपना टैरिफ्स जो है वो सेट कर सके। जब इस तरह की लिबर्टीज है ही नहीं है, कंपटीशन एग्जिस्ट नहीं करता, तो फिर प्राइवेटाइजेशन का भी फायदा नहीं है। अगर आप मार्केट को लिबरलाइज करना चाह रहे हैं तो एक विसिनिटी में, एक डिस्को के सर्विस एरिया में मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को इजाजत होनी चाहिए कि वो डिस्ट्रीब्यूट करें, बिल्कुल जिस तरह से आपने पीटीसीएल को प्राइवेटाइज किया। अब पीटीसीएल के और भी कंपैटिटर्स एग्जिस्ट करते हैं, खासकर जो उनका इंटरनेट का बिजनेस है उसकी वजह से, क्योंकि पीटीसीएल को compete करना पड़ता है अपने कंपैटिटर से, वो अपनी क्वालिटी ऑफ सर्विस को बेहतर बनाते हैं। लेकिन अगर आप गारंटीड रिटर्न्स दे रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ की फॉर्म में, या आप गारंटेड रिटर्न दे रहे हैं सब्सिडी की फॉर्म में, तो कभी भी कोई भी प्राइवेटाइज्ड एंटिटी अपनी एफिशिएंसी पे इन्वेस्ट नहीं करती जब तक आप टैरिफ रिफॉर्म्स नहीं लेके आते। प्राइवेटाइजेशन प्लस कंपटीशन नहीं होता, तब तक कंज्यूमर का फायदा नहीं होगा, क्योंकि हमेशा इकोनॉमिक में एक सही सहींग है कि मोनोपोली जो है वो प्रोड्यूसर को फायदा देती है, और जो आपका परफेक्ट कंपटीशन है या कंपटीशन जो है वो आपके कंज्यूमर के लिए बेनिफिट होता है। तो जैसे जैसे कंपटीशन आता जाएगा मार्केट में, आई गेस आपकी जो प्राइवेटाइजेशन है वो भी फ्रूटफुल होगी। तो खालिद साहब, अगर ये नेशनल यूनिफॉर्म टैरिफ का पाबंद नहीं किया जाता के इलेक्ट्रिक को, तो इनकी तो अपनी बिजली बनाने की जो लागत है वो कोई 80, 85, 90 रुपये फी यूनिट तक हो जाती। ये जो 20-25% सब्सिडी या 30% सब्सिडी गवर्नमेंट देती है, उसके बाद वो उन रेट्स पर जो गवर्नमेंट के तय करदा रेट्स हैं उस पर वो पब्लिक को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। अदरवाइज़ तो फिर शायद बिजली की कीमत अभी जो है कराची में वो उससे भी डबल हो जाती। जी देखें, जब बिजली की कीमत डबल हो जाती है और लोगों को ये पता चलता कि दीगर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज या मुल्क के दीगर हिस्सों में इलेक्ट्रिसिटी प्राइस जो है वो कम है, तो कंज्यूमर्स की तरफ से प्रेशर आना था आपकी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी पे कि अपने क्वालिटी ऑफ सर्विस को ठीक करें, जनरेशन रेट को कम किया जाए, या आप दीगर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को इनवाइट करें, क्योंकि मार्केट आपकी प्राइवेटाइज्ड है और फ्री मार्केट है, वहां पे और कंपनीज आ सकती थी और फिर उनमें एक कंपटीशन की फिजा होती। तो लाजमी तौर पे डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज ने या के इलेक्ट्रिक ने अपने आप को इस तरह से इन्वेस्ट करना था कि वो अपनी क्वालिटी ऑफ सर्विस को बेहतर बना रहे होते, अपनी जनरेशन कॉस्ट को कम कर रहे होते। लेकिन अगर एक कंपनी को पता है कि सब्सिडी से मुझे यूनिफॉर्म टैरिफ के बराबर टैरिफ मिल जाएगा, तो फिर वो क्यों अपनी एफिशिएंसी में इन्वेस्ट कर सकेंगे? तो ये चीज मैं बार बार कह रहा हूं कि प्राइवेटाइजेशन इज नॉट द सोल्यूशन, प्राइवेटाइजेशन प्लस कंपटीशन इन द मार्केट इज द सोल्यूशन। सही। अच्छा, अब जिस तरह बहुत तेज़ी के साथ लोग ऑफ ग्रिड हो रहे हैं, सोलर की तरफ जा रहे हैं, और सोलर की मार्केट भी पिछले 4-5 सालों में बहुत ज़्यादा अपने बूम पर आई है, और कंज्यूमर्स बहुत बड़ी तादाद में उनका इजाफा भी हुआ है। तो अब ये हमारे ग्रिड के लिए और इस नेशनल इलेक्ट्रिसिटी का जो हमारा सिस्टम है, ये इसके लिए एक ख़तरनाक चीज़ है, या लोगों के लिए तो ज़ाहिर है एक सहूलत है, वो वन टाइम इन्वेस्ट करके अपने महंगे बिलों से निजात हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सूरत हाल में कहाँ, किस तरफ, किस जानिब ले जा रही है? देखिए, ग्रिड के लिए तो वाकई ये बड़ी खतरनाक सूरत हाल है, क्योंकि आपने जो है वो लॉन्ग टर्म परचेजिंग, पावर परचेजिंग एग्रीमेंट साइन किए हुए हैं अपने पावर प्लांट्स के साथ। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी खरीदते हैं, नहीं खरीदते, फिर भी आपने पेमेंट्स देनी है। तो जैसे जैसे ग्रिड की डिमांड कम होती जाएगी, वो लोग जो ग्रिड पे हैं उनके लिए इलेक्ट्रिसिटी प्राइस बढ़ती जाएगी। कंज्यूमर्स तो चूंकि सोलर की प्राइसेस कम होती जा रही हैं, बैटरी की प्राइसेस कम होती जा रही हैं, लोग जो है वो सोलराइजेशन की तरफ जाएंगे। अब हुकूमत को ये देखना है कि क्या उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ग्रिड को प्रोटेक्ट करना है, या कोई एक नया मॉडल लेके आना है
जिसमें एनर्जी स्टोरेज को इंटीग्रेट किया जाए आपके इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम में, ताकि हुकूमत जो है वो सोलर से जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन से आ रही है उसको स्टोर कर ले। और किस तरह से आप इंडस्ट्रियल डिमांड को बढ़ा सकते हैं, बड़ा एक सिंपल सा मेथड है कि अगर आप इंडस्ट्रियल ग्रोथ चाहते हैं तो इंडस्ट्री को चूंकि बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है, उनके लिए अपना पावर प्लांट लगाना फीजिबल नहीं होता जब तक उनको सब्सिडाइज रेट पे ना मिले, तो वो दे वुड फील मोर अट्रैक्टिव कि अगर वो ग्रिड से इलेक्ट्रिसिटी खरीदते हैं उनके लिए इलेक्ट्रिसिटी चीप होगी। लेकिन अगर हुकूमत रिफॉर्म्स करती है तो वो जो खला डिस्ट्रीब्यूशन जनरेशन का रेजिडेंशियल सेक्टर में आ रहा है उसको इंडस्ट्रियल ग्रोथ को या इंडस्ट्रियल यूनिट्स को इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड पे लाने से होगा। लेकिन वो तभी हो सकेगा जब हुकूमत जो है वो टैरिफ रिफॉर्म्स करेगी, जनरेशन प्राइस को नीचे लेके आएगी, और जो आपका कमिंग क्लाइमेट रिलेटेड रेगुलेशंस है, खास तौर पे कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म जो कि यूरोपियन यूनियन में आया है, जिसमें आप लेस इंटेंसिव या डीकार्बनाइज्ड वे से आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी से आप जो है वो पावर करते हैं अपनी इंडस्ट्री को। जब तक हुकूमत इन पर्सपेक्टिव्स पे काम नहीं करेगी तब तक इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं बढ़ सकती पाकिस्तान में। तो अगेन इंटीग्रेटेड प्रोसेस जो है वो होगा, तब जाके आप देख सकेंगे। एक और चीज जो देखनी चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को, वो ये कि वो किस तरह से जो नेट मीटर्स सारिफीन है, चूंकि सोलर से वो डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन इलेक्ट्रिसिटी खरीद रहे हैं, क्लीन इलेक्ट्रिसिटी खरीद रहे हैं, किस तरह से कार्बन क्रेडिट्स को इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने बिजनेस मॉडल में। और अगर वो कार्बन क्रेडिट से एक अलग रेवेन्यू स्ट्रीम जनरेट कर लेती हैं डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, तो शायद डिस्ट्रीब्यूशन का जो बिजनेस है वो ज्यादा इंसेंटिवाइज्ड हो जाएगा, ज्यादा अट्रैक्टिव हो सकेगा प्राइवेट इन्वेस्टर्स के लिए भी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर खालिद वली साहब हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। और ज़ाहिर लोग बहुत तेज़ी के साथ, अब चूँकि बिजली महंगी हो रही है तो उससे सोलर पर शिफ्ट हो रहे हैं, लेकिन हमने देखा कि हुकूमत ने इस नए बजट में सोलर पैनल्स पर भी 10% टैक्स आयद किया। और इसकी वजह ये थी कि हमारे जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो लोकल प्रोडक्शन है, उसको एक उसमें इजाफा हो सके, उसको भी बूम मिल सके, वो भी एक कंपटीशन में आ सके। तो कराची में एक सोलर पैनल एग्जीबिशन हुई, विज़िट हमने किया वहाँ पर, आपको भी वहाँ का विज़िट करवाते हैं और वहाँ पर चलकर देखते हैं ज़रा कि वहाँ पर लोकल पैनल्स भी मौजूद हैं, वहाँ पर फ्लेक्सिबल और छोटे पैनल्स भी मौजूद हैं, जो कि बहुत ही आसानी से कोई भी एक मुतवस्सित घराना भी अपने कम जो उनकी अप्लाइंसेस हैं उसके लिए इस्तेमाल कर सकता है, जिसमें बहुत ही कम वोल्ट्स या कम पावर की जो पैनल्स हैं वो बहुत ही मुनासिब कीमत पर हमने देखा कि वहाँ इस वक्त मौजूद थे। और ड्यूरेबिलिटी उनकी भी बिल्कुल इंपोर्टेड पैनल्स जैसी ही थी। तो वो एक ब्रेक के बाद आपको वो नुमाइश विज़िट कराते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर आप लोगों के लिए क्या कुछ मौजूद है। पाकिस्तान में हर गुजरते दिन बिजली की कीमत ज़्यादा से ज़्यादा होती जा रही है, बिल्स मुसलसल बढ़ रहे हैं, एक आम आदमी पर बोझ बढ़ता जा रहा है, जो बिज़नेस की कॉस्ट है वो भी बढ़ती जा रही है, जिससे ज़ाहिर है हमारी बिज़नेस इंडस्ट्री को बहुत सारे इशूज़ का सामना है। लेकिन जो ऑल्टरनेट सोर्सेज हैं, ऑल्टरनेट ज़राए भी इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं। सोलर एक ऐसा ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है जिसको अपनाकर ना सिर्फ इंडस्ट्रीज़ इस वक्त इससे भरपूर फ़ायदा उठा रही हैं, अपनी कॉस्ट को कम कर रही हैं, और वहीं रेजिडेंशियल कंज्यूमर्स भी इस वक्त इससे भरपूर तरीके से फ़ायदा उठा सकते हैं और महंगे बिलों से निजात हासिल कर सकते हैं। तो कराची में ये एक सोलर एग्जीबिशन में हम मौजूद हैं और यहाँ पर हम मुख्तलिफ स्टॉल्स और मुख्तलिफ जो यहाँ टेक्नोलॉजी इस वक्त मौजूद है, इन्वर्टर की सूरत में या पैनल्स की सूरत में, वो आपको दिखाएंगे। जो बैटरीज़ यहाँ पर मौजूद हैं, ऐसे ऐसे फ्लेक्सिबल पैनल्स आ चुके हैं जो कि बहुत कम स्पेस में भी उनसे बेहतर एफिशिएंट रिजल्ट हासिल किया जा सकता है। तो क्या कुछ इस एग्जीबिशन में मौजूद है आपके लिए, तो चलते हैं और इस एग्जीबिशन को विजिट करते हैं। तो सोलर एनर्जी पर शिफ्ट होते हुए किसी भी आम शख्स के जहन में दो एस्पेक्ट होते हैं। एक तो फाइनेंशियल एस्पेक्ट के उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो कितने दिन में रिकवर होगी, बिजली की जो कॉस्ट है वो उसको कितनी सस्ती पड़ेगी और वो कैसे एक भारी बिल से अपनी जान को बचा सकेगा। दूसरा एस्पेक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो टेक्निकल एस्पेक्ट के जो प्रोडक्ट्स हैं कितनी ड्यूरेबल होती हैं, और ख़ास तौर पर जब हम इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स का अगर लोकल प्रोडक्ट से मवाजना करें, चूँकि अभी जो बजट आया उसमें हमने देखा कि 10% टैक्स जो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स हैं उन पर लगा। तो अब इस टैक्स के बाद लोकल प्रोडक्ट्स को कितना बूस्ट मिल सकता है, दोनों की क्वालिटी में कितना फ़र्क होता है और लोगों का रुझान किस तरफ है, इस पर हम बात करेंगे। मोहम्मद हुसैन दीवान साहब टेक्निकल एक्सपर्ट हैं सोलर एनर्जी के, हमारे साथ मौजूद। दीवान साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये बताइएगा कि इस एग्जीबिशन के ज़रिए लोगों में अवेयरनेस कितनी आ रही है सोलर एनर्जी की, और जो टेक्निकल एस्पेक्ट है ये कितना इंपॉर्टेंट होता है। एग्जीबिशन के मुतालिक बात की जाए ना, तो पाकिस्तान का एक सबसे बड़ा मसला ये होता है कि
कि हमारे पास मसाइल तो बहुत हैं, ठीक है, उन मसाइल के हल भी हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन जिस जगह पे उनके हल मौजूद हैं उसके बारे में लोगों को पता नहीं होता। सबसे पहला मसला तो ये है कि सोलर एग्जीबिशन कराची पाकिस्तान के अंदर अगर लगती है तो उसका लोगों को खबर होना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर गैर मुल्की, मुल्की और बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स, बड़े बड़े स्कॉलर्स मौजूद हैं जो कि ये गाइड करने आए कि इस क्राइसिस से आपको बाहर कैसे आना है, लेकिन उसके बारे में प्रॉपरली इन्फॉर्मेशन कोई एक प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ से लोग एक जगह जुड़ सके और उनको ये इन्फॉर्म हो सके कि 3 दिन की एक नुमाइश है जिसके अंदर तमाम लोग आ रहे हैं और आपके सोल्यूशन के लिए आ रहे हैं। जो सोल्यूशन गवर्नमेंट के पास नहीं है, जो हल गवर्नमेंट के पास नहीं है, वो हम प्राइवेट कंपनीज, इदारे अपनी इन्वेस्टमेंट के तहत यहाँ पर मौजूद है आपको गाइड करने के लिए। बस आपकी शिरकत के मुंतज़िर है। और यहाँ सिर्फ अवेयरनेस का काम हो रहा है या फिर यहाँ पे कॉस्ट में भी ज़रा थोड़ा कंपटीशन है, लोगों को सस्ती प्रोडक्ट्स भी मिल रही हैं? डेफिनेटली सर, 2 हॉल के ऊपर मुश्तमिल हंड्रेड्स ऑफ स्टॉल्स यहाँ पर लगे हुए हैं। हर स्टॉल्स पे पैरेलली इक्विवेलेंट प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, और जब इक्विवेलेंट प्रोडक्ट 2 जगह पे मौजूद होते हैं तो जाहिर सी बात है कंपटीशन भी होता है, बेस्ट सर्विस भी ऑफर की जाती होती है, क्योंकि प्रोडक्ट जो सेल होता है वो 3 चीज़ों पे होता है: आफ्टर सेल्स, प्रोडक्ट प्राइस रेट और ब्रांड वैल्यू। ये तीनों चीज़ें आपस में कॉम्पिटेट कर रही है, और ये कर रही है आम आवाम के लिए कि अगर सोलर पे टैक्स लगे ना लगे, लेकिन आपका वाहिद हल जो आवाम के हाथ में खुद है वो सिर्फ और सिर्फ सोलर है। अब उस पर टैक्स हो, वो महंगा हो, वो फिजिबिलिटी से थोड़ा सा ऊपर चले जाए, लेकिन है तो वो फिजिबल अभी भी ना, तो उसने लोगों ने लेना वही है। अगर इसके अगेंस्ट कोई अल्टरनेटिव सोल्यूशन आ जाए फिर हम ये सोच सकते हैं कि इसकी तरफ रुझान कम होगा। ज़रा ये जो इस वक्त यहाँ पर प्रोडक्ट्स इंस्टॉल हुई हुई हैं, ज़रा इनसे ही मुतालिक आप थोड़ी ब्रीफिंग दीजिएगा, लोगों की भी थोड़ी समझ आए कि ये इन्वर्टर क्या काम करता है, प्लेट किस तरह से काम करती है, इनकी पैचिंग कैसे होती है और क्या क्या चीज़ें दरकार होती हैं अगर एक कुछ सिंपल सा भी हमें एक सिस्टम इंस्टॉल करना है। देखिए, इस सिस्टम को हमने जब बनाया था तो उस वक्त सबसे मेन मकसद था वो ये था कि आवाम के लिए आसानी हो सके सोलर सिस्टम है क्या। ठीक है, एक आम जहन आता है, वो आगे सवाल करता है कि भाई सोलर सिस्टम है क्या। हम 10-15 कैटलॉग लेकर आ जाते हैं, वो परेशान हो जाता है। अब हमने एक 1 इमेज के अंदर पूरा का पूरा सिस्टम एक्सप्लेन कर दिया। अगर किसी को अपने घर पर ये सिस्टम इंस्टॉल करना है तो इतना ही स्पेस चाहिए होता है या बस ये इन्वर्टर जितने स्पेस में, थोड़े से स्पेस में भी ये मैनेज हो जाता है? सर, ये जो इतना स्प्रेड हुआ स्कैटर्ड हुआ सिस्टम आपको नज़र आ रहा है, ये इसलिए ताकि आप उसकी डिस्क्रिप्शन विद डाटा शीट, QR स्कैनिंग, अवेलेबिलिटी, इन तमाम के ज़रिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकें। ये जो पूरा का पूरा आपको एरिया नज़र आ रहा है, ये सारा का सारा इस DB के अंदर होता है। ठीक है, आप ये कंसीडर करें जितने भी वाइट कंपोनेंट इस जगह पे लगे हुए हैं वो सारे के सारे आपके एक्चुअल में घर में इंस्टॉल हो रहे होंगे। जैसे ये वाइट DB हो गई, ये एक DB हो गई, ये एक DB हो गई, और एक सोलर पैनल हो गया। तो हुसैन साहब, ये 10 kV का इन्वर्टर था, तो इसके लिए अब इस जैसी कितनी प्लेट्स की ज़रूरत होती हैं और ये प्लेट्स की कॉस्ट और इन्वर्टर की कॉस्ट, ज़रा इस पर भी अगर आप थोड़ी सी रोशनी डालें। अभी इस वक्त जो अमूमन रेट चल रहा है एक नॉर्मल एवरेज रेंज ऑफ प्रोडक्ट लाइन का, वो चल रहा है 18 से 20 हज़ार रुपये तक के दरमियान आपको प्लेट की कॉस्ट पड़ती है। 10% के टैक्स के बाद जो अभी लगा है। बिल्कुल 18 से 20 हज़ार के दरमियान एक प्लेट का पड़ेगा। 10 किलोवाट का सिस्टम होगा तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 20 प्लेटें लगेंगी। ठीक है, ये एक बहुत रैंडम कैलकुलेशन है और इसमें ज़्यादा हम डेप्थ में जा भी नहीं सकते। इसमें जिस चीज़ का एहतियात करना चाहिए वो ये होना चाहिए कि मैक्सिमम एफिशिएंसी, ओरिजिनल प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा अहम चीज़ है। वजह यह है कि ये प्लेट आपके सामने मौजूद है, 12 साल की प्रोडक्ट वारंटी है, 30 ईयर्स की लाइफ लाइन इसकी। ठीक है, 30 साल तक कौन आपको जवाबदेह होगा इस प्रोडक्ट के मुतालिक, इसकी मेक श्योरिटी ज़रूरी है। प्लेट को चेक करने का कोई सिंपल या आसान तरीका है कि ये ओरिजिनल है या नहीं है? इसको एक आम आदमी कैसे चेक कर सकता है? जो ओनली वे इसको टेस्ट करने का वो है इसकी ट्रेल पता करें, इसका नस्ब मालूम करें, ये कहाँ से ख़ानदानी है कि नहीं है। बड़ा आसानी समझा देता हूँ कि कहाँ से ये मैन्युफैक्चर हुई है, किस इम्पोर्टर ने इसको परचेज़ किया और किसने इसको रीसेल किया। ये तमाम ट्रेल हर दुकानदार, हर इम्पोर्टर, हर होलसेलर के ऊपर लाजिम है कि अपने कस्टमर्स को दें। अगर नहीं देता तो रब्ता करें डायरेक्ट कंपनी को, वो आपको इस चीज़ की तस्दीक करके देगी कि ये प्रोडक्ट जेन्युइन है कि नहीं है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया हुसैन साहब। तो सोलर एनर्जी जो कि बड़ी सस्ती एनर्जी तस्वुर होती है, लेकिन इसको ख़रीदना कितना मुश्किल है, कितना महंगा है। नुमान साहब और ज़ुबैर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ज़रा इन दोनों से हम जानेंगे। नुमान साहब, बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि जो पैनल्स पीछे रखे हुए हैं, काम तासुर ये है कि ये जो इन्वर्टर्स रखे हुए हैं कि इन्वर्टर बड़े महंगे होते हैं, बैटरीज़ बड़ी महंगी होती हैं, तो एक आम शख्स को अगर सोलर पैनल ख़रीदना है और महंगे बिल से निजात हासिल करनी है तो ये कोई सस्ते इन्वर्टर्स या बैटरीज़ भी मार्केट में मौजूद हैं जो ड्यूरेबल भी हो? जी बिल्कुल मौजूद हैं। अगर आप आज से 3 साल पहले देखें तो इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस बहुत कम थी और
बैटरी और इन्वर्टर की प्राइसेस बहुत हाई थी, लेकिन पिछले 3 साल के अंदर एक शिफ्ट आया है ग्लोबली, जिससे यहाँ ये इतना अफोर्डेबल हो गया है कि 50 to 70% इस वक्त प्राइसेस डाउन है, एट अपना लीस्ट प्राइस पे मौजूद है। और एक आम आदमी के लिए अफोर्ड करना बहुत ईजी है, एक बंदा इस वक्त बहुत ईजीली अफोर्ड कर सकता है। और इस वक्त अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस तो आपको पता है कितना शूट कर गई, कितने तरह के टैक्सेस आ गए हैं। अच्छा, लोकल इंडस्ट्री को बूस्ट अप करने के लिए, लोकल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने ये 10% एक एडिशनल टैक्स लगाया है इंपोर्टेड पैनल्स पर, तो इससे मार्केट अफेक्ट हुई है या नहीं हुई, और लोगों का रुझान अभी भी इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स की तरफ है या लोकल प्रोडक्ट्स की तरफ भी लोग आ रहे हैं? देखिए, अब रुझान इस तरफ बढ़ गया है कि लोकल मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो गई है। हमारे पास भी जो पैनल्स मौजूद हैं वो इस वक्त यहाँ पे लोकल मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, और दूसरे लोग भी, कुछ कंपनीज बैटरीज लोकली मैन्युफैक्चर कर रही हैं, कुछ कंपनीज इन्वर्टर्स लोकली मैन्युफैक्चर कर रही हैं, कुछ इन प्रोसेस हैं जो अभी यहाँ प्लांट लगा रही हैं। तो ऑब्वियसली लोग बेनिफिट उठा रहे हैं और इस चीज़ को लोकल प्रोडक्ट्स की एफिशिएंसी एज कम्पेयर टू इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स? देखिए, सब कुछ प्रोक्योर चाइना से ही हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आके शुरू के अंदर गाड़ियों की तरह असेंबलिंग होगी। तो ये वो लोकली असेंबल्ड 150 वॉट का पैनल इस वक्त आप देखें, जो कि फ्लेक्सिबल भी है, बहुत कम स्पेस में भी आ सकता है। ये आप देखें कि इसकी फ्लेक्सिबिलिटी, चूँकि जिन घरों में या जिन फ्लैट्स में, जिन पोर्शंस में इस वक्त स्पेस नहीं है, स्पेस का इशू है, तो वहाँ पर ये बड़ी इजीली इंस्टॉल हो सकता है, और इसको वक्त बेवक्त आप उठाकर अंदर भी रख सकते हैं। अच्छा, अब ये मुझे ये बताइएगा नुमान साहब कि ये शीट ब्रेक तो नहीं हो सकती, और ये इसकी परफॉर्मेंस एफिशिएंसी बिल्कुल वैसी है जैसे बाकी शीट्स की होती है? जी बिल्कुल, ये सेम वही सेल यूज़ हो रहा है इसके अंदर, सेम वही टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, और ये 45 डिग्री तक आप इसे बिल्कुल बेंड कर सकते हैं। अगर आप गौर से देखें तो मैंने इसको कर दिया, इसमें कोई ब्रेकेज नहीं है, और कहीं भी इसको इजीली हैंग कर सकते हैं? बिल्कुल आप इसको हैंग कर सकते हैं। जहाँ जहाँ स्पेस नहीं है, जहाँ पे रूफ माउंट पे स्पेस अवेलेबल नहीं है, ग्रिल्स पे लगा सकते हैं। तो हाई राइज बिल्डिंग के लिए ये बेस्ट सोल्यूशन है। इसमें अभी हमारे पास बड़े यूनिट्स भी आएंगे, ये सिर्फ फ्लैट्स के लिए नहीं, कमर्शियल वेयर हाउसेस, इंडस्ट्रियल, जहाँ पे लोड बेयरिंग कैपेसिटी नहीं होती स्ट्रक्चर की, वहाँ पे भी ये बहुत इजीली लग जाएगा। और जो हमारी स्लम्स एरियाज़ हैं, जो हमारे लोअर एरियाज़ हैं, जहाँ पर थोड़ा लोअर क्लास रहती है, तो उनके लिए शायद बहुत बेहतर एक प्रोडक्ट नहीं है? जी बिल्कुल, मोबाइल यानी कि मूवेबल कोई चीज़ हो, उस पर ये बहुत इजीली लग जाता है। हमारे रूरल एरियाज़ के अंदर इजीली लग जाता है, और सालों से ये वहाँ पे यूज़ हो रहा है। और क्योंकि अफोर्डेबल प्राइस के अंदर है, इजीली मूवेबल है, अनब्रेकेबल है, तो इसकी बहुत डिमांड है हमारे पास। थैंक यू, चलें, बहुत शुक्रिया नुमान साहब। जुबैर साहब, एक आम आदमी सबसे पहले किसी भी चीज़ को ख़रीदते वक्त कीमत का सोचता है, और ज़ाहिर है इस वक्त तो चूँकि बिल्स इतने महंगे हो चुके हैं, तो लोग सस्ती बिजली की वजह से सोलर पर कन्वर्ट हो रहे हैं। इंपोर्टेड पैनल की निस्बत ये कितना सस्ता है, इसकी कॉस्ट क्या है, चूँकि ये लोकल है? एक्चुअली सर ऐसा है कि इसमें लोकल मैन्युफैक्चरिंग में और लोकल असेंबली में ये डिफरेंस है कि आपको एक तो क्वालिटी वाइज आइटम रीज़नेबल प्राइस में मिलेगी, ठीक है। और अगर हम बात करें अपने प्लांट की, तो हमारा इटालियन बेस्ड प्लांट है, जो कि एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, ठीक है सर। और इसकी अगर डायमेंशंस की बात करें तो जैसे सारा एक क्वालिटी वाइज आपको जैसे सेल जो है आप यूटिलाइज़ करते हैं, तो वो अपना स्मार्ट साइज़ में भी एक पैनल जो है ना वो इंट्रोड्यूस हमने करवाया, ताकि एक कैपेसिटी भी जो है वो भी मतलब कि स्पेस का बाज का छोटी जगहों पे भी लग जाता है एग्जैक्टली, ठीक है। ये मतलब कि स्पेस भी कम लेते हैं, ठीक है, और एफिशिएंसी भी आप एज़ कम्पेयर टू 585। अच्छा, इसकी मैन्युफैक्चरिंग भी पाकिस्तान में हो रही है, असेंबलिंग भी पाकिस्तान में हो रही है, या फिर पार्ट्स वगैरह इसके अभी भी हम चाइना से मंगवा रहे हो, फिर वो यहाँ पर उसको बनाया जा रहा है? जी सर, इसमें मैं क्लियर करता जाऊँ, हम असेंबलिंग वगैरह इधर कर रहे हैं, ठीक है, पार्ट्स वगैरह हम इंपोर्ट कर रहे हैं, और असेंबलिंग इधर पाकिस्तान में हो रही है। अच्छा, इसकी एफिशिएंसी, इसकी परफॉर्मेंस जो इंपोर्टेड पैनल बाहर से बनकर तैयार होकर आ रहे हैं उसके मुकाबले में कितनी है? और उनसे सर आप यू कैन से अगर आप वो 25% लॉसेस दे रहे हैं इंपोर्टेड पैनल्स, तो ये इंशाल्लाह आपको 5 to 7% इसके लॉसेस मिलेंगे, ठीक है। एफिशिएंसी अगर परसेंटेज में बात करें तो 90 to 95% की इंशाल्लाह आपको एफिशिएंसी मिलेगी। इंपोर्टेड पैनल्स की वारंटी हम देखते हैं बड़ी लॉन्ग टर्म है, 15-15, 20-20, 25-25 साल की वारंटीज़ हैं, इसके साथ भी सेम कैसे इतनी लंबी वारंटी है इसकी? एग्जैक्टली सर, हमने वारंटी भी जो है वो उसमें जो ब्रांडेड पैनल्स हैं एज़ कम्पेयर टू अब हमने इसमें 25 ईयर्स इसकी जो है ना परफॉर्मेंस वारंटी हम इधर भी हम डिक्लेयर कर रहे हैं।
ये जो अब नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, नई बैटरीज या नए इन्वर्टर्स, ये उन पुराने इन्वर्टर्स या बैटरीज से कितने बेहतर हैं और कितने सस्ते और कितने बजट फ्रेंडली हैं। बहुत शुक्रिया अली साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अभी बताइएगा कि अभी ये इंडस्ट्री में इसमें लोगों में अभी अवेयरनेस आना बाकी है, अभी से ये जो टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं ये मज़ीद इस इंडस्ट्री को कितना बूस्ट दे सकती है? थैंक यू सो मच। ये जो टेक्नोलॉजी आ रही है रिन्यूएबल एनर्जी, पूरी दुनिया में इस पे काम हो रहा है और पाकिस्तान इसमें सरफ़हरिस्त लीड कर रहा है। हमारी गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा पॉलिसीज़ ला रही हैं नई किस्म की, जिससे ये लोगों तक ये आसानी से पहुंच रहे रिन्यूएबल एनर्जी। एक तो ये ग्रीन है, दूसरा ये चीप है, यानी कि आप अगर सोलर एनर्जी यूज़ करें वो प्रैक्टिकली अनलिमिटेड है। तो उसमें जो टेक्नोलॉजी अब काफ़ी बेहतर आ रही है, जो पैनल की एफिशिएंसी है वो इंक्रीज़ करी है, बैटरी टेक्नोलॉजी की जो बैटरी डेंसिटी है वो ज़्यादा एनर्जी स्टोर कर सक रही है, जो आउटपुट है वो इन्वर्टर से ज़्यादा हो रही है। एवरी कमिंग ईयर ये बेहतर से बेहतर होता जा रहा है और ये हमारे जो होम यूज़र्स हैं, इंडस्ट्रियल यूज़र्स हैं, उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। होम यूज़र्स के लिए अगर अफोर्डेबिलिटी वाले पॉइंट को हम देखें, जो हमारी लोअर क्लास है या मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास है, उनकी अफोर्डेबिलिटी के लिए कुछ छोटे सिस्टम्स या कम केवीज़ वाले पैनल्स इस वक्त मार्केट में हैं अवेलेबल जो आसानी के साथ उनके बजट में आ सकते हैं? जी, जहाँ तक पैनल का है, पैनल तो फिक्स है 585 वाट से 610 वाट्स तक हमारे पास इस वक्त पाकिस्तान में अवेलेबल हैं। जो आप बात कर रहे हैं वो इन्वर्टर्स की है। जी, हमारे पास 3 किलोवाट, 4 किलोवाट और 6 किलोवाट के हाइब्रिड इन्वर्टर्स हैं, जिन्हें लोग काफ़ी रीज़नेबल प्राइसेस पे ख़रीद सकते हैं। राहिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ज़रा इनसे जानते हैं। राहिल साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। तो राहिल साहब, ये अब बताइएगा कि इस वक्त असल जो मसला है वो तो एक आम आदमी का है, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं या जो एलीट क्लास है हमारी, वो तो बड़ी आसानी से बड़े बड़े पैनल्स लगा लेती है। ये पीछे बड़े बड़े केवी के मैं देख रहा हूँ इन्वर्टर्स लगे हुए हैं, तो इसमें एक आम आदमी की अफोर्डेबिलिटी के लिए क्या प्लान है? आपकी बात बिल्कुल सही है। हम लोगों ने जो पुअर लोग हैं उनके लिए भी इंशाल्लाह विद इन अ मंथ हम लोग लॉन्च कर रहे हैं विदाउट बैटरी, और वो इतने रीज़नेबल प्राइसेस में होंगे कि वो ईजी टू अप्रोच होगा। यानी जो एनर्जी इंडस्ट्री है पाकिस्तान की, आप समझें कि वो चेंज होने जा रही है। चेंज होने जा रही है बिल्कुल। और ये के इलेक्ट्रिक ने जितना लोगों को तबाह किया हुआ है, स्पेशली कराची के लोगों के लिए, मैं सजेस्ट करूंगा, और जिस तरह आपने कहा कि बड़ों लोगों के लिए बड़े बड़े केवी के इन्वर्टर पड़े में, ठीक है, हम लोगों ने जो है अभी विदाउट बैटरी लॉन्च कर रहे हैं, जो कि जो है क्या नाम है 40 से 50-60 हज़ार रुपये थे, जो मैं समझता हूँ ईजी टू अप्रोच होंगे। विदाउट बैटरी जो इन्वर्टर्स होंगे जो अभी मार्केट में आएंगे, वो फिर वो रात में कैसे काम करेंगे? रात में देखें, उसके लिए अगर बैटरी ले लें तो 60 हज़ार की बैटरी है हमारी, ठीक है, ये ज़बरदस्त इसमें बैकअप देगी, आराम से अफोर्ड कर सकते हैं। यानी कि उसमें 60 हज़ार में 40 हज़ार में इन्वर्टर आ जाएगा, 60 हज़ार में ये। और ये इन्वर्टर कितने केवी का आप बता रहे हैं? ये 8 केवी 10 केवी के होंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान की मईशत पर इस वक्त हम देखते हैं कि बिजली के महंगे बिल एक बहुत बड़े बोझ की सूरत में मौजूद हैं। सर्कुलर डेट बढ़ रहा है, लोगों की जो ज़िंदगी है उस पर ये महंगे बिल बड़े मनफी असरात मुरतब कर रहे हैं। सोलर एनर्जी की सूरत में एक ऑल्टरनेट ऑप्शन लोगों को मैसर आया है। हम देखते हैं कि दुनिया भर में इस एनर्जी को अडॉप्ट कर लिया गया है। अब पाकिस्तान में पिछले 4-5 साल में इसके कंज्यूमर्स की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ी है। मुस्तकबिल में किस तरह से लोग इससे बेहतर फ़ायदा उठा सकते हैं, पाकिस्तान की इकॉनमी को खासतौर पर इससे कितना फ़ायदा हो सकता है, ये तमाम सवालात हम पूछेंगे। दीवान फ़खरुद्दीन जी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। दीवान फ़खरुद्दीन साहब बहुत शुक्रिया सर, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। जी, बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि पाकिस्तान में जो सोलर इंडस्ट्री का इस वक्त बूम आ रहा है, ये पिछले 3-4 साल में हमने देखा कि बहुत ऊपर गई है इंडस्ट्री, ये कितनी ज़रूरी है एक आम आदमी के लिए और फिर हमारी मईशत के लिए? जी, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, ये मईशत के लिए भी ज़रूरत है और इसमें जो हमारी जो टियर 3 के लोग हैं, जो बेचारे गरीब लोग हैं, उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है। आज आपको पता है एग्रीकल्चर में इसने रिवॉल्यूशन कर दिया है। हर आदमी ट्यूबवेल और ये सब छोटे छोटे इन्वर्टर लेके अपने चीज़ों को चला रहा है, ताकि और क्योंकि हमारे यहाँ आपको अंदाज़ा है कि बिजली की लास्ट 2-3 साल से कदरें बेहतर आ गई, और उसमें जो कदरें बेहतर आई है वो सिर्फ़ और सिर्फ सोलर ने उसका फुलफ़िल किया हुआ है। जितना हमारे पास शॉर्टफॉल था, जितने मेगावाट, तो मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है। और इसी तरह आपने देखा होगा, ये वो मैं कंट्री के नाम बता रहा हूँ जहाँ कोई रिसेशन नहीं है। यूरोप हो गया, आप पूरे साउथ अफ्रीका की तरफ जा जाएँ, वो इसको रेगुलराइज कर रहे हैं,
क्योंकि ये आपको ग्रीन इन्वायरमेंट दे रहा है, ग्रीन एनर्जी दे रहा है। और ख़ास तौर पर हमारे यहाँ तो कॉस्ट में आपको अंदाज़ा है कि हम इस वक्त 16 सेंट दे रहे हैं, तो ये एक 6 या 7 सेंट की बिजली आपको कितना बेनिफिट दे रही है। और इसमें मैं समझता हूँ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का बड़ा रोल है, और जिसको इन्होंने शुरू में आज से ये इसी साल इस पे 10% लगाई, नहीं तो पहले ये 0% इस पे ड्यूटी थी। तो ये बहुत बड़ा इसमें रेवोल्यूशन ला सकते हैं हम अपनी। देखिए, आपके पास एनर्जी है तो आप सब कुछ काम कर सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम एक्सपोर्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं। इस वक्त इंडिया, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, उन सब जगह 9 सेंट से नीचे बिजली है, हम 16 सेंट बिजली दे रहे हैं। और जैसा कि बैंक रेट का भी हमने बताया, कहीं भी ये सारी कंट्री में 8% से नीचे इंटरेस्ट रेट है, तो हम इकोनॉमी को ग्रोथ नहीं कर सकेंगे। हमें एक्सपोर्ट के लिए ये करना होगा। मैं दोबारा आपके तवज्जो से कहूँगा कि इसको रेगुलराइज करें। और मैं एक और रिक्वेस्ट करूँगा, अगर ये मिनिस्टर जो हमारे बजट में जिन्होंने अपनी ये तजावीज़ या इसको काबीना से या सेनेट से अप्रूव किया, इसमें एक चीज़ और भी नज़रसानी हो सकती है कि अगर हम जो 10% ये ले लेते हैं, अगर ये 4% भी अनरजिस्टर्ड का पोर्ट पर ले लें, ताकि जिस प्रैक्टिस पे पिछले 2 सालों में सोलर बिक रहा था इस तरह बिके। क्योंकि मैं समझता हूँ कि अगर ये इसको डॉक्यूमेंटेड पे आएगा, इसका जो एंड यूज़र जो मेजर है बहुत लोअर तबका है, उसके पास वो रिसोर्सेज नहीं है। नहीं तो फिर होना क्या है, इससे दूसरी तरफ हमारे यहाँ दूसरे बाज़ार खुलेंगे। मैं आपको ओपनली बताऊंगा कि फ़्लाइंग इनवाइसेस शुरू होगी, लोग काफ़ी फ़्लाइंग इनवाइसेस बेचेंगे या उसको उस तरह करेंगे। और ये मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक तकरीबन $1.2 बिलियन का रेवेन्यू हमें ईयरली की बात कर रहा हूँ, हमें ये रिसीव होगा। इसको शेड्यूल 8 में डालने से 4% जो एडिशनल टैक्स है जो अनरजिस्टर्ड का है वो हमसे पोर्ट पे ही लिया जाए। दीवान साहब, हमारे बिजनेस कम्युनिटी के लिए जो इस वक्त सबसे बड़ा इशू है वो ज़ाहिर इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट है। अगर ये सोलर पर हमारी इंडस्ट्री शिफ्ट होती है और लेकिन उससे ऑफ ग्रिड भी हो जाएगी, तो फिर ग्रिड का लोड है, वो जो बोझ है वो एक आम आदमी पर पड़ेगा महंगी बिजली की सूरत में। इंडस्ट्री का सोलर पर शिफ्ट होना इस वक्त कितना इंपॉर्टेंट है और हुकूमत उसमें क्या रोल प्ले कर सकती है? देखिए, ये भी बड़ा अच्छा सवाल कि इस वक्त हुकूमत ने अभी जो पिछले दिनों आपको पता होगा नवाज़ शरीफ साहब ने दिसंबर 2024 में बड़ा अच्छा अनाउंस किया था कि जी आप सारी चीज़ों को सोलर के साथ, और IMF का भी था, और उनके बाद और बड़ा उन्होंने हेल्दी अनाउंस किया था कि जी सोलर पे काम करें, हम करेंगे। मगर जो पीछे 2 महीने में जो आपको अंदाज़ा होगा नेट मीटरिंग चार्जेस पे गवर्नमेंट ने दोबारा उसको दोबारा कहा कि हम इसको रिव्यू करेंगे और रेट में कुछ कमी करेंगे। इससे थोड़ा बिज़नेस कम्युनिटी में थोड़ा सा थोड़ी तशवीश है कि इन चीज़ों से फिर अब अगर आप बिजली की जो रिस्टोरेशन, तो मैं समझता हूँ इस पर थोड़ा कंसिडरेशन क्या है। और बिलीव करें, इंडस्ट्रियल में ये अगर आ जाता है तो ये बहुत बड़ा रेवोल्यूशन होगा, क्योंकि हमारे पास एनर्जी की बहुत ज़्यादा हम कॉस्ट दे रहे हैं, इसलिए हम सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं अपनी जो दूसरे हमारे जो दूसरे कंट्री से हम कॉम्पीट नहीं कर पा रहे हैं, हमारी प्रोडक्ट हमें मार्केट को हम नहीं ले जा पा रहे इंटरनेशनल मार्केट में। इंडस्ट्री के साथ जो हमारा एक आम कंज्यूमर है, रेजिडेंशियल कंज्यूमर, जो हमारी लोअर मिडिल क्लास है या लोअर क्लास है, वो भी इस वक्त बड़ी बोझ तले बिजली के भारी बिलों में दबी हुई है। तो अब उनको इससे ज़रा निजात मिले, उनको थोड़ा रिलीफ मिले। तो आप भी चूँकि सोलर की प्रोडक्शन आपकी भी कंपनी करती है, तो कुछ सस्ते पैनल्स, कोई सस्ते इस तरह के पैकेजेस, कोई इस वक्त काम बिज़नेस कम्युनिटी या गवर्नमेंट ऐसा कर रही है जो लोगों को रिलीफ दिया जा सके? जी हाँ, बिल्कुल। ये भी आपने बहुत अच्छा सवाल किया। इस वक्त अभी जो मैं ख़ास तौर पर CM पंजाब में इन्होंने, क्योंकि इसका टेंडर भी हमारी ही कुछ हमारे प्रिंसिपल हैं चाइनीज़ ने विन किया है, उसमें से एक प्रोजेक्ट हम भी कर रहे हैं जिसमें हमें जो प्रोजेक्ट मिला है 32,000 इन्वर्टर्स और पैनल का जो प्रोजेक्ट हमने विन किया, जिसमें वो पूरा का पूरा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है सोलर की स्कीम में। और ये सिंध ने भी हमें कुछ, सिंध गवर्नमेंट ने भी, मैं समझता हूँ गवर्नमेंट इसमें कर रही है, गरीब लोगों के लिए कुछ ऐसे पैकेज डाले हुए हैं और उस पर काम भी हो रहा है। मगर जो फास्ट ट्रैक पे चल रहे हैं इस वक्त पंजाब और सिंध में काम इस पर हो रहा है। अब ये जो हमारी बिजली बनाने वाली कंपनीज़ हैं, के इलेक्ट्रिक है डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, उसकी परफॉर्मेंस आपके सामने है, कितना लोग उससे परेशान रहते हैं।
तो अब फिर इन कंपनीज का क्या फ्यूचर है? इनको भी अपने अपने प्लांट्स को सोलर पर, सस्ती बिजली पर शिफ्ट करना पड़ेगा, नहीं तो इनके कंज्यूमर्स की तादाद तो हम कम होते देख रहे हैं और सोलर पर लोग बहुत तेज़ी से शिफ्ट हो रहे हैं। जी बिल्कुल, इनको होना पड़ेगा। और मैं तो आपको बताऊंगा, लास्ट 3 दिन पहले ही आपको रिपोर्ट में आएगी कि 300 बिलियन की मिस बिलिंग हुई है 5 IPPs कंपनी ने, जिस पे इस वक्त काम हो रहा है। तो बिल्कुल आपकी देखें, ये बहुत बड़ा हमारे लिए एक बहुत बड़ा बर्डन है IPPs जो इतनी महंगी बिजनेस दे रहे हैं। तो मैं तो कहूँगा, या तो जिस तरह हमारे चेयरमैन UBG गौर साहब ने कहा था, या तो ये अपनी प्राइस रिविजन्स करें, जो IPP इतनी महंगी जो बिल जो कर रही है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, और कुछ मेरे ख्याल से इनिशिएट भी लिए गए हैं। कुछ 3-4 कंपनी को तो इन्होंने ब्लॉक भी किया हुआ है और उसको रीनेगोशिएट कर रहे हैं, जो अदरवाइज़ ये रीनेगोशिएट नहीं करते हैं तो हमें महंगी बिजली से छुटकारा नहीं मिलेगा। दीवान फखरुद्दीन साहब, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। तो सोलर एनर्जी इस वक्त पाकिस्तान में हमें इलेक्ट्रिसिटी का मुस्तकबिल महसूस हो रही है, चूँकि महंगी बिजली से परेशान लोग अब बहुत तेज़ी के साथ सोलर पर शिफ्ट हो रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि जो फिगर पिछले 5 साल के सामने आए, अब इस मौजूदा दौर में वो फिगर बहुत तेज़ी के साथ ऊपर जा रहे हैं। और लोग चाहे वो रेजिडेंशियल कंज्यूमर्स हों या फिर हमारी इंडस्ट्री के कंज्यूमर्स हों या बिज़नेस कम्युनिटी हो, वो बहुत तेज़ी के साथ अब इस एनर्जी को अडॉप्ट कर रही है और इसका एक एफिशिएंट यूज़ करके इसको बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज़ किया जा रहा है। आज के प्रोग्राम से इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।